नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं, तो चलिए जब सभी अच्छे हैं और दिन भी अच्छा है तो इस अच्छी सुबह पर क्यों ना करंट अफेयर्स पढ़ लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स आज का सबसे पहली जानकारी है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक स्वस्थ तन में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए और इस स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करता है। तो जैसा कि इस साल भी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया गया। भारत में थोड़ी सी स्वास्थ्य से जुड़े हुए आंकड़े भी जारी किए गए, जिसमें से यह बताया गया कि 3.8% बच्चे भारत में ऐसे हैं जिनका विकास सही ढंग से नहीं हुआ, मतलब उनका जो विकास होना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। लगभग 46% बच्चे ऐसे हैं जो अपने वजन के अनुपात में सही नहीं है, मतलब जितनी उनकी उम्र है उतना या तो वो ज्यादा वजन के हैं या तो वो कम वजन के हैं, सही अनुपात में नहीं है। लगभग 79.2% महिलाएं ऐसी हैं जिनको एनीमिया है, यानी कि उनको रक्त की कमी से वो पीड़ित है। तो इन सभी बातों को गौर करने के लिए, इन सभी बातों में लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है, जैसा कि इस साल भी मनाया है उन्होंने। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की संपूर्ण विश्व में 7 अप्रैल 2019 को मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। अगर हम लोग बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो इसको याद रखना होगा। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये जिनेवा में है। और इस बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी वो थी एवरीवन एवरीवेयर एंड हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। तो ये थीम भी आपको याद रखनी होगी और किस डेट को मनाया जाता है ये भी आपको प्रॉपर याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी चीज से आ सकता है। वो थीम भी पूछ सकते हैं और आपसे डे भी पूछ सकते हैं। अगली न्यूज की ओर चलेंगे हम लोग। अगली न्यूज है आपके विश्व बैंक से जुड़ी हुई। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास के बारे में थोड़ी सी जानकारी स्क्रीन पर है आपके। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में अमेरिकी वित्त विभाग के डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर चुना है। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से डेविड मालपास को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयन किया। डेविड मालपास फिलहाल वित्त विभाग में अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री हैं। इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2019 से 5 साल के लिए होगा। गौरतलब है कि सभी 13 अध्यक्ष अमेरिकी हैं और विश्व बैंक का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने हाल ही में अचानक में इस्तीफा दे दिया था। वे दक्षिण कोरियन अमेरिकन डॉक्टर और मनोविज्ञानी वे 1 जुलाई 2012 को विश्व बैंक के 12वें निदेशक बने थे। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बैंक का और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि WB और IMF दोनों की स्थापना एक साथ 1944 में ब्रुडेन वेस्टर्न सम्मेलन में हुई थी 1944 में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और आज की डेट में जो विश्व बैंक में है वो 180 सदस्य हैं। किसी भी देश को अगर बस विश्व बैंक का सदस्य बनना होता है तो उसे IMF की स्थायी सदस्यता लेनी होती है। हाल की डेट में अमेरिका इसका सबसे बड़ा सदस्य है, उसके पास 16% वोटिंग के अधिकार है। इसलिए अमेरिका जिसको भी चुनता है वो सभी के सभी क्या बन जाते हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। विश्व बैंक के अभी नए अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। अगली जानकारी की तरफ चलेंगे। अगली जानकारी है हायाबुसा 2 से। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो हायाबुसा 2 है वो रुयोगी क्षुद्र ग्रह पर गया है और वहां पर वो उसके नमूने लेगा, वहां पर जाएगा और उसके मिट्टी के नमूने लेगा, उसके एटमॉस्फेयर के नमूने लेगा। तो उस पे उन्होंने एक जोखिम भरा काम किया है। वहां पर एक विस्फोट किया जिससे कि ये पता चल सके कि जमीन की गहराई में वहां पे किस तरह के नमूने हैं या किस तरह के वहां पे पार्टिकल्स हैं या किस तरह का उसका कंपोजिशन है। जापानी स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा के अंतरिक्ष मिशन हायाबुसा 2 ने हाल ही में एक एस्टेरॉयड
यानी कि एक बम आप उसे कह सकते हैं, यहाँ पे बम बोला जा सकता है उसे, क्षुद्र ग्रह रायोगी पर सफलतापूर्वक विस्फोट करके गिरा दिया है। विस्फोटक गिराने का उद्देश्य एस्टेरॉइड पर क्रेटर यानी कि होल का निर्माण करना है, यानी गड्ढा बनाना है, तथा मलबे को एकत्रित करके पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों का पता लगाना है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने कहा है कि हायाबुसा 2 ने क्षुद्र ग्रह पर तांबे से बना एक छोटे आकार का कैरी ऑन इफेक्टर गिराया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यान सुरक्षित रूप से निकल गया था और उसने सुचारू रूप से कार्य जारी रखा हुआ है। जाक्सा ने यह जांचने के लिए डेटा का विश्लेषण कर रहा है कि प्रभाव कितना तीव्र था। कॉपर विस्फोट टक एक बेसबॉल के आकार का था जिसका वजन 2 किलोग्राम तथा 4.4 पाउंड तक माना जा सकता है। तो यहां पर जो न्यूज बन सकती है, जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि अभी किस स्पेस एजेंसी ने रुयोगी नामक क्षुद्र ग्रह पर एक विस्फोट किया है, तो वो आपका जाक्सा ने किया है। और किस रोवर ने ये किया है, उसका नाम है हायाबुसा 2। हायाबुसा 1 इसी मकसद से भेजा गया था, लेकिन वो मिशन फेल हो गया था, जिसके बाद में हायाबुसा 2 भेजा गया था। अगली जानकारी है दोस्तों बीएस नॉर्म से जुड़ी हुई। बीएस नॉर्म जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारत स्टेज, बीएस का फुल फॉर्म है भारत स्टेज नॉर्म्स। एक्चुअल में कुछ नॉर्म्स हैं कि अगर उससे ज्यादा आपकी गाड़ी पोल्यूटेंट करती है, यानी कि उससे ज्यादा अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, तो उसे भारत में बिकने का अधिकार नहीं है। तो जो भी मोटर ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके लिए कुछ नॉर्म तय कर दिए गए हैं कि आप कुछ भी करिए, लेकिन आप इससे ज्यादा का पोल्यूशन आपकी गाड़ी नहीं कर सकती, उतना मानक तय किया गया है। जैसे कि भारत में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो भारत ने बीएस नॉर्म में थोड़े से चेंज किए हैं। अभी तक पूरे भारत में BS4 लागू था, लेकिन उसने एक स्किप कर दिया है। BS5 ना लागू करते हुए अब भारत सीधे लागू करने जा रहा है BS6। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे BS4 और BS6 में क्या फर्क है। अति स्वच्छ यूरो 6 कोटि के ईंधन की आपूर्ति 1 अप्रैल 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास शहरों में शुरू हुई है। यह ईंधन भारत स्टेज 4 कोटि के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, भारत स्टेज 6 के। स्मरणीय है कि पिछले कुछ वर्षों से अप्रैल में दिल्ली देश का पहला शहर बनी है जहां पेट्रोल और डीजल की दोनों में भारत स्टेज 6 कोटि के ईंधन का प्रयोग आरंभ हो गया है। भारत स्टेज कारों में के अंदर प्रयोग होने वाले ईंधन द्वारा मुक्त किए गए प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट तत्वों के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक मानक है, यानी कि स्टैंडर्ड है। वर्तमान BS4 तथा नए BS6 मानकों में जो मुख्य अंतर है वो गंधक की मात्रा से संबंधित है। BS6 प्रमाणित इंजन, जो भी इंजन इस पर बेस्ड होगा, वो 80% कम सल्फर छोड़ेगा। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, काफी सारा डिपेंड होता है, लेकिन हमें वन लाइनर करंट अफेयर्स ही करना है, हमें कोई यूपीएससी का एग्जाम वगैरह नहीं देना है। तो अगर आपको देना होगा तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समझिए कि BS4 या BS6 की हम लोग बात करें, तो BS4 और BS6 आप कह सकते हैं इंजन का एक मॉडल है। इंजन में एक आपका जो इंजन होगा वो प्रॉपर BS4 को फॉलो करना चाहिए, BS6 को। लेकिन अभी भी भारत में BS4 को लागू हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भारत में पूरा तरह से BS4 को लागू नहीं किया जा सका है। जबकि जो चाइना है वो BS5 पे काम कर रहा है, उसे आप यूरो 5 कह सकते हैं, क्योंकि BS का मतलब हो गया, BS की जगह अगर आप यूरो लगा लो तो सेम स्टैंडर्ड आपको यूरोपियन कंट्री में मिल जाएंगे। और वैसे ही जो यहाँ पर है, जो भी स्टैंडर्ड हैं, जो भी आपको मानक तय किए गए हैं, वो BS4, BS6 और यूरो 6 में एक जैसे ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पॉल्यूटेंट की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। अब अगर देखा जाए तो BS6 को लागू करना और BS4 को लागू करने से क्या प्रभाव आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इसको लागू करने से दो इंडस्ट्रियों को बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले तो ऑयल रिफाइनरी, उनको अपने जो भी तेल बनाती हैं, जो भी पेट्रोल बनाती हैं, जो भी डीजल बनाती है, तो उन्हें उसमें चेंज लाने पड़ेंगे, उसमें BS6 के मुताबिक ईंधन देना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको अपने इंटरनल कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपने यहाँ चेंजेस लाने होंगे ताकि वो BS6 मॉडल की इंजन को प्रोड्यूस कर सके। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब भारत में, जैसा कि आपको पता है कि BS4 चल रहा था, अब भारत में BS6 आ जाएगा, BS5 स्किप कर दिया गया है ताकि हम बाकी जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, उनसे कतई पीछे ना रहें। आगे की जानकारी के लिए, आगे की जानकारी है विक्रम किर्लोस्कर, नाम इनका थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। अब किर्लोस्कर का नाम आपने सुना होगा, CII अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। CII का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है,
तो किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड, जो किर्लोस्कर का टोयोटा किर्लोस्कर आपने सुना होगा, टोयोटा की इनोवा आती है तो बहुत सारी गाड़ियां आती है, तो उन्हीं के ये जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर तो के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक विक्रम किर्लोस्कर ने हाल ही में देश के प्रमुख उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ, इसी को बोला जाता है CII, ये हिंदी में है, के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने वर्ष 2019 से 2020 के लिए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक संगठन के अगले अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है। तो जो कोटक महिंद्रा के उदय कोटक होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे और जो ये होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, मनोनीत किए गए। किर्लोस्कर ने संगठन के अध्यक्ष तथा भारतीय इंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल का स्थान लिया। इससे पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो राकेश भारती मित्तल थे। देश में उद्योग के अनुकूल माहौल बनाने के लिए इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, यानी CII की स्थापना 1985 में देश में उद्योग के अनुकूल, यानी कि ऐसा ना हो कि लोगों को इंडस्ट्री लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए एक निकाय बना दिया गया, सरकारी निकाय, ताकि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि विक्रम किर्लोस्कर या CII के अध्यक्ष का भी कार्यभार किसने संभाल लिया, तो उन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का संभाल लिया है। थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने किसका स्थान लिया है, उन्होंने राकेश भारती मित्तल का स्थान लिया है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है, आप देख पा रहे होंगे, एक स्टेशन है और स्टेशन पे लिखा हुआ है गुवाहाटी सर्वप्रथम ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं हम लोग, ISO 14001 प्रमाणित, 14001 प्रमाणित स्टेशन। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 14001 होता है ये इन्वायरमेंट और सफाई से जुड़ा हुआ होता है। तो ये प्रमाणित स्टेशन जो है वो आपका हो गया है असम का गुवाहाटी स्टेशन जो है वो सबसे पहला। हाल ही में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश के ISO प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह ISO 14001-2015 प्रमाणीकरण गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय हरित यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में स्वच्छता का स्तर काफी अच्छा है और इसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस प्रमाणीकरण की समीक्षा NF रेलवे द्वारा 2020 में की जाएगी। अगर हम ISO 9000 की बात करें तो देश में पहला ISO 9000 प्राप्त करने वाला, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग से प्राप्त करने वाला जो रेलवे स्टेशन था दोस्तों वो था हबीबगंज। ये आपका भोपाल में है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में है, जिसको पहला ISO सर्टिफाइड 9000 मिला था और सबसे पहला ISO 14000 किसको मिला है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ISO के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये मानक जारी करती है कई सारी चीजों के लिए, आपके किस तरह से प्रोडक्शन होनी चाहिए, किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, किस तरह का उसका सफाई होना चाहिए, किस तरह की चीजों को आपको इंक्लूड करना चाहिए, किस तरह की चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं, आप जानकारी है अफस्पा। आपने अफस्पा का नाम जरूर सुना होगा और ये है फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये जो आपका एक्ट है अफस्पा, ये आर्म फोर्स को इतनी शक्तियां देता है कि जैसे आपको मैं पूरा न्यूज में आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हाल ही में 32 वर्षों के बाद विवादित सैन्य बल अधिनियम को अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों में से 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। कहां से हटाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में 9 जिले हैं, 3 में से हटा दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले के समान ही लागू रहेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो अफस्पा वो अधिनियम है जो सैन्य बलों को उपद्रव यानी कि जहां पर थोड़ा सा अशांति वगैरह रहती है क्षेत्रों में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सैन्य बल को यह अधिकार देता है कि किसी क्षेत्र में वो 5 या उससे अधिक लोगों के जमावड़े यानी कि 5 लोग अगर इकट्ठे खड़े होंगे तो उनको मना कर सकते हैं कि आप यहां पे खड़े ना हो। इसके अतिरिक्त वह बल का प्रयोग कर सकता है तथा अथवा समुचित चेतावनी के बाद गोली भी चलाई जा सकती है यदि उसको लगे कि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन कर रहा है। तो सैन्य बल अधिनियम 1958 में पारित हुआ था। इसको समूचे तत्कालीन असम राज्य और मणिपुर संघीय क्षेत्र पे लागू किया गया था, लेकिन 20 फरवरी 1987 को 1958 में लागू हुआ था, लेकिन 20 फरवरी 1987 को जब असम से अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ, असम से अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में यह जो नियम था यह स्वतः का स्वतः ही लागू हो गया। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र उनको कहा जाता है जहां पे धार्मिक, भाषाई, राजनीतिक या अन्य तरह के उपद्रव नजर आते हैं और वो जहां पर विधि व्यवस्था का पालन ना होने का खतरा हो, वहां सभी जगह अफस्पा लागू है। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्यों में अफस्पा लागू है, इवन आपके जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा लागू है।
अभी क्या आता है कि सुरक्षा बल को इतनी सख्ती देते हैं कि वो किसी के भी घर में जाके तलाशी ले सकते हैं, अगर कोई हथियार रखता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, किसी से भी जाके पूछताछ कर सकते हैं, कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसके ऊपर इतना, अगर ज्यादा संदिग्ध लगता है तो इतना तक कर सकते हैं कि उसके ऊपर गोली भी चला सकते हैं। बहुत दिनों से ये विवादित रहा है, कश्मीर के लोग इसको पसंद नहीं करते। पूर्वोत्तर राज्य के भी कुछ लोग जो माओवादी हो गए हैं, जो उग्रवादी हो, आपने नाम सुना होगा, तो ये सब ऐसे ही हैं जो अफस्पा का लगातार विरोध करते रहे हैं, क्योंकि ये उनको नियंत्रित करने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है और बहुत सारी चीजों को में ऐसा भी देखा गया है कि इसके दुरुपयोग भी किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल इसको न्यूज में क्यों रखा है मैंने, क्योंकि इसको इसलिए रखा क्योंकि अभी ये अरुणाचल प्रदेश में 32 वर्षों से लागू था, लेकिन अभी हाल ही में वहां से 9 जिलों में से 3 जिलों से इसे हटा लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज है, प्रफुल्ल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। कौन? प्रफुल्ल पटेल कौन है, ये बात करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पटेल को कुल 46 वोटों में से 38 वोट प्राप्त हुए, जो साथ ही एशियाई देशों द्वारा उनका महत्व दर्शाता है। पटेल जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इस पद के लिए चुनाव में 8 उम्मीदवारों में से एक थे। यह मलेशिया के कुआलालंपुर में 29वीं AFC कांग्रेस के दौरान आयोजित किया गया था और जिसमें प्रफुल्ल पटेल को फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया है। अगली जानकारी है नेशनल मैरीटाइम डे। ये आपका 5 अप्रैल को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 56वें संस्करण का जो विषय है, जो थीम है, वो है इंडियन ओशियन, एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 100 वर्ष पहले इसी दिन 1919 में नेविगेशन इतिहास बनाया गया था। नेविगेशन का इतिहास बना था जब SS लॉयल्टी द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, और इसकी आपको थीम याद रखनी होगी। अगली जानकारी है फाइंग विलेज से। फाइंग विलेज के बारे में बात करें तो फाइंग विलेज बिकम द इंडिया फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। मणिपुर के इंफाल में पश्चिम जिले में स्थित फेंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। एक गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग तब दिया जाता है यदि वह उत्सर्जित कार्बन से अधिक कार्बन को पृथक करता है, ग्रीन हाउस गैसों के संचय को धीमा करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। फेंग गांव चाकपा समुदाय का एक अनुसूचित जाति का गांव है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूल कोष एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिकूल प्रभावों को कम करने वाले ठोस अनुकूलन गतिविधियों को समर्थन करने के लिए 2015-16 में शुरू की गई थी। इसके तहत गतिविधियों को 100% वित्त पोषण प्रदान करना है जो परियोजना मोड में कार्यान्वित किए जाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है, वो उनके लिए कार्य करती है। फाइंग गांव की बात करें तो आपको, जैसे कि शायद न्यूज ना समझ में आई, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जहां पे कुछ भी इंडस्ट्री वगैरह होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर पेड़ पौधे ज्यादा हो तो ये जो उत्सर्जन होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ सोख लेंगे और उससे ऑक्सीजन ज्यादा आएगी, जिसकी वजह से जहां पे हरे भरे पेड़ होते हैं वहां पर कार्बन का उत्सर्जन सोख लिया जाता है, यानी कि वहां पर कमी लाई जाती है। और जैसे कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी से जो भी चीजें परावर्तित होती हैं, जो भी विकिरण परावर्तित होता है, सूर्य के आने वाला विकिरण जो परावर्तित होता है, रेडिएशन परावर्तित होता है, उससे पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म होता चला जा रहा है, उतना परावर्तित नहीं हो पा रहा। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की जो उत्सर्जन होना चाहिए उसमें कमी आनी चाहिए, ताकि वो कुछ जो विकिरण पूरा का पूरा पृथ्वी के अंदर ढका जा रहा है वो थोड़ा सा बाहर भी निकल सके। तो फेंग गांव का नाम याद रखिएगा, पहला कार्बन उत्सर्जक यानी कि कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट है और ये किसके साथ किया गया है? ये फेंग गांव में किया गया है। इसको आप समझौते के तौर पर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था, अभी हम लोग ने बात की है मणिपुर में था ये गांव, तो मणिपुर के बारे में थोड़ी सी न्यूज तो बनती है। मणिपुर की राजधानी इंफाल है और गवर्नर जो है वो नजमा हेपतुल्ला जी हैं। CM N बीरेन्द्र सिंह हैं और लोकसभा में 2 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 1 सीटें हैं। आप यहाँ पर मैप में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपका मणिपुर है जो आप देख पा रहे हो, रेड वाला पोर्शन आप ये समझ सकते हो। मैप में स्थिति जरूर देख लिया करें कि कौन सा राज्य कहां पर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के बारे में और जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि वन लाइनर आज के क्या है और देखें आपको कितना याद रहा है। हाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया? याद है आपको? लिखा हुआ है, पढ़ ले सकते हैं आप। बिल्कुल 7 अप्रैल को मनाया गया 2019 को।
थीम क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस की, याद है आपको? याद है तो फिर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। हाल ही में किसका विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है? तो वो है डेविड मालपास। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के किस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में एस्टेरॉयड रयोगु पर सफलतापूर्वक विस्फोटक गिराया? तो वो है मिशन हायाबुसा 2। किस मिशन के अंतर्गत? देश का पहला शहर कौन सा है जहां भारत स्टेज 6 कोटि के ईंधन का प्रयोग आरंभ हो गया है? तो वो है आपका दिल्ली। होना भी वहीं था। हाल ही में देश के प्रमुख उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो वो है विक्रम किर्लोस्कर। हाल ही में देश में आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है? तो यहां जहां आईएसओ प्रमाणीकरण है, आईएसओ प्रमाणीकरण कई सारे होते हैं, लेकिन पर्यावरण से जुड़ा हुआ पहला आईएसओ प्रमाणीकरण आईएसओ 14001 जो प्राप्त किया है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है। सैन्य बल अधिनियम कब पारित हुआ था? सैन्य बल अधिनियम आपका 1958 में, यानी कि अफस्पा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। हाल ही में कौन फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो वो है प्रफुल्ल पटेल जी। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इसकी भी थीम बताइएगा। मणिपुर के किस गांव में भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया? कि पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता का सेटलमेंट हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से नजर आया, वो मणिपुर का फेंग गांव है जो दक्षिणी प्रांत में है। अब क्विज की बारी। सबसे पहला क्विज आपके सामने है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया गया? तो अभी हाल ही में 7 अप्रैल 2019 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO की यह पहल है। हाल ही में किसका विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? डेविड मालपास, डेविड कोलोपोनस, डेविड मार्शल, डेविड मसो। तो डेविड मालपास का अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया। किसका स्थान लेंगे ये भी बता चुका हूं आपको। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के किस अंतरिक्ष मिशन ने अभी हाल ही में एस्टेरॉयड रोएगु पर सफलतापूर्वक विस्फोटक गिराया? तो वो है मिशन हायाबुसा 2। मिशन हायाबुसा 1 हमारा फेल हो गया था, जापान का फेल हो गया था, लेकिन जिसकी वजह से अब उन्होंने दूसरा भेजा था और वो वहां पर जानना चाह रहे हैं कि वहां पर जो ये क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जा रहा है रोएगु। 2 क्षुद्र ग्रह हैं, उनमें से एक छोटे वाले पर यह प्रयोग किया जा रहा है कि रोएगु क्षुद्र ग्रह पर यह पता करना है कि वहां पर किस तरह का कंपोजिशन है, किस तरह के मेटल्स हैं, किस तरह के नॉन मेटल्स हैं। तो ये सब करने के लिए वहां पर विस्फोट किया गया ताकि गड्ढा बन सके और जमीन के नीचे की चीजों का पता लगाया जा सके। देश का पहला शहर कौन सा है जहां भारत स्टेज 6 कोटि के ईंधन का प्रयोग आरंभ हो रहा है? अभी भारत में BS4 चल रहा है, BS5 स्किप किया जाएगा, नहीं लाया जाएगा भारत के अंदर, सीधे सीधे BS6 पे जाएंगे, जिसकी वजह से ऑयल रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों को बड़ा ही नुकसान हो सकता है या उनको काफी सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये अभी दिल्ली में शुरू किया गया है और इसका इस तरह का ईंधन वहां पर मिलना शुरू हो गया है। BS6 जो भी चीजें हैं इंजन होंगे वो कम प्रदूषण फैलाएंगे। हाल ही में देश के प्रमुख उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो वो है विक्रम किर्लोस्कर। विक्रम किर्लोस्कर जो किर्लोस्कर और टोयोटा किर्लोस्कर के प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने अभी हाल ही में आपके CII का अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में देश में आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ISO 14001 प्रमाणित ये प्रमाण पत्र अभी अभी हाल ही में आपके गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है, क्योंकि वहां पे सफाई का स्तर काफी अच्छा है और बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएं भी वहां पर मौजूद है। सैन्य बल अधिनियम कब पारित हुआ? सैन्य बल अधिनियम यानी कि आपका 1958 में पारित हुआ था। यहाँ जो बात की जा रही है वो AFSPA की बात की जा रही है, अफस्पा की बात की जा रही है। अफस्पा का मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये बहुत सारे राज्यों में लागू है, आपके जम्मू कश्मीर में लागू है, आपके पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जहां पर भी उपद्रवग्रस्त कुछ भी स्थिति बन सकती है तो वहां पे विधि व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्पेशल पावर दी गई है आर्म फोर्स को। वो किसी के साथ भी पूछताछ कर सकते हैं, संदिग्ध नजर आ पे वो गोली तक मार सकते हैं। तो इसका विरोध भी होता रहा है लेकिन विवादित है। तो ये सब शुरू हुआ था 1958 में। हाल ही में कौन फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो प्रफुल्ल पटेल फीफा के पहले कार्यकारी भारतीय सदस्य होंगे। तो अभी हाल ही में उनको चुना गया, ये कुआलालंपुर में चुना गया था उनको। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल यानी कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर के किस गांव से भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है? तो मणिपुर का एक पेंग गांव है जहां पर हरियाली ज्यादा होने की वजह से वो लगातार कार्बन उत्सर्जन में कमी ला रहा है और जो भी आपकी ग्रीन हाउसेज गैसें हैं उनको प्रॉपर तरीके से बढ़ाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पहला ऐसा गांव है जहां पर कार्बन पॉजिटिव
समझौता बन गया, मतलब कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट नजर आया है। कार्बन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है बल्कि कार्बन में कमी हो रही है। भारत का पहला ऐसा गांव है। और ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मत भूलिएगा, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और खुश रहिएगा। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।